एक सवाल और कर ले, एक अभ्यास और करते हैं, या कल वाला थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, है ना? कल वाला सॉल्व कर लेते हैं। तो कल का सवाल क्या था? किस देश का सवाल था? मिस्र का। मिस्र को किस अक्षांश पे बताया हमने? 30 डिग्री पूर्वी देशांतर, और टाइम सुबह के 11 बजे, डेट 7 मार्च। ठीक है। अमेरिका कितने पे है? 75 पश्चिम में। तो ये पश्चिम में और ये पूर्व में है, तो देशांतरों को क्या करेंगे? जोड़ देंगे। 75 और 30 कितने हो गए? 105। ऑस्ट्रेलिया कितने पे है? 140 पे। पूर्वी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया नहीं माना, चलो ठीक है, जापान कर लो। जापान भी 140 पे ही है। 140 पश्चिमी पूर्वी पूर्वी, और ये भी किसका है? तो घटाएंगे कि जोड़ेंगे? जोड़ना कोई बोला बीच में, घटा दे। पीछे कितने बचे? 110। यूके है बराबर 30। इसको जोड़ेंगे तो भी एक ही बात है। रशिया है पूछा था, भारत पूछा, भारत 82.5 डिग्री पूर्वी। फिर अपन क्या करें? माइनस कितना हो जाएगा? 52.5। ठीक है। अब हम 4 से गुणा कर देते हैं। कितने घंटे हो गए? 420 घंटे। कितने हुए? 7 घंटे हुए। 440 कितने घंटे हुए? 7 घंटे और 20 मिनट। ये कितने घंटे हुए? 2 घंटे। और ये कितने हुए? 520, 200, 208 और 210। भाई 50 गुणा 4 करो, कितने हुए? 200। 50 गुणा 4 200 हुए। 2 देशांतर और है, 8 और हो गए, 208। फिर आधा और है, आधे के 2 हो गए, प्लस 2 और कर दो, कितने हो गए? 210। 210 में कितने घंटे हो गए? 3 घंटे और 30 मिनट। 30 घंटे। यहां तक सभी का सही आया, या यहां पे भी किसी ने गलती करी? देखिए, अब देखिए इसमें, अब हमें अगला पॉइंट ये देखना है कि इनको घटाना है कि जोड़ना है। ठीक है। अब देखिए, अब अपन बिना मैप देखे करेंगे। ठीक है। अब मान लेते हैं कि ये हमारा मानचित्र है, ये है 0 डिग्री। ठीक है। ये है 30 डिग्री पूर्व। ठीक है। ये है हमारा 82 डिग्री। ये होगा 140 डिग्री। इधर होगा 75 डिग्री। ये पश्चिम में है। बना दिया इसको, कोई दिक्कत नहीं, परीक्षा में वैसे बना ही सकते हो। 4 ही है हमारे पास डेट। अब हम सबसे पहले अमेरिका पे आते हैं। अमेरिका पे 7 घंटे हमें जोड़ेंगे कि घटाएंगे? अब देखो, पूर्व से इधर आ रहे हैं तो क्या करेंगे? 7 घंटे घटाएंगे। कितने में से घटाएंगे? 11 बजे में से 7 घंटे घटाएंगे। ठीक है। अब 11 में से 7 घंटे आप घटा दो, कितने बजे?
सुबह के 4 बजे, क्योंकि सुबह के 4 बजे और उस सुबह के 4 बजे में से 7 जोड़ेंगे तो कितने बज जाएंगे? 11 बज जाएंगे। तो अब देखिए, जब यूएसए में उस समय कौन सा टाइम हुआ होगा? मॉर्निंग के 4 बजे। सभी के 4 बजे आया। और अगर गलती वी है तो सिर्फ हमारी वी होगी 7 घटाने में, नहीं भी वही है तुम्हारा। हमें हौकरो हो यार, छोटी गलती रो हौकरे हमारी बेइज्जती थोड़ी कराओगे। अब बात आती है 7 घंटे 20 मिनट घटाने की। घटाएंगे कि जोड़ेंगे? अब देखो 140 पे हैं तो थोड़ा इस साइड आगे है, आगे है, तब हम क्या करते हैं? जोड़ते हैं। कितने में से जोड़ेंगे? 11 में से। 11 और 7 20, मतलब 18 बजकर 20 मिनट। 18 20 मतलब 6 बजकर 20 मिनट। तो इसका टाइम कितना हो जाएगा? 6 बजकर 20 मिनट, ठीक है, शाम का। फिर इंग्लैंड की बात करें, कितना गैप है? ये है हमारा मिस्र और ये इंग्लैंड, इस साइड आना पड़ेगा। तो 2 घंटे हम क्या करेंगे? कम करेंगे। तो 11 में से 2 घटाए, पीछे कितने बचे? 9 बजे गए, ठीक है। और लास्ट में भारत 3.5 घंटे का गैप आ रहा है। नहीं, 3:10 का है ना? 3:30 ही है, हाँ। 3.5 घंटे का गैप आ रहा है। 3.5 घंटे का गैप है। ये मिस्र है, ये भारत है, इधर जा रहे हैं। तो 3.5 घंटे हम क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो 11 में से 3.5 और जोड़ दो, 14.5। 14.5 मतलब 2:30 बजे। तो भारत में उस समय बजे होंगे 2:30। कोई दिक्कत नहीं आई? अब इस प्रकार का कोई भी सवाल आता है तो 4 स्टेज फॉलो करो। सबसे पहले देशांतरों का गैप निकालो, उसके बाद में देशांतर को 4 से गुणा करके घंटे निकालो, उसके बाद में एक ऐसा मानचित्र बना दो, ऐसा मानचित्र बना दो हल्का फटाफट। और मानचित्र बना के फिर उन घंटों को, इधर जा रहा है तो जोड़ दो, इधर जा रहे हैं तो बस इतना सा काम करना है। इसमें कोई प्रकार की समस्या नहीं आएगी अगर आप स्टेप को फॉलो करोगे तो। अगर आप ऐसे स्टेप को बीच में जंप करोगे तो कहीं ना कहीं गलती रहने की संभावना, भले कितने पारंगत है हम, भले कोई विद्वान भी है। देखो भूगोल, अर्थशास्त्र जैसे सब्जेक्ट जो होते हैं ना, यहाँ पे एक बड़ा प्रोफेसर भी बैठेगा ना तो भी पूरा मॉडल बना के उत्तर निकलेगा। 1 सेकंड में गलती हो जाती है। हिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट में गलती होती है तो चल जाता है, व्यक्ति थोड़ा इधर उधर करके पढ़ा हुआ तो आ जाता है, नहीं पढ़ा हुआ तो नहीं होता। ये मैथमेटिकल प्रश्न होते हैं, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स के। यहाँ प्रॉपर मॉडल बना के काम करोगे पेपर के ऊपर तो सवाल गलत होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। अगर आपको कंसेप्ट आ रहा है तो नहीं होगा। अब वो अलग बात है कि बिल्कुल पढ़ा ही नहीं है, या तो फिर अलग बिंदु है, सुना ही नहीं है। कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं पेपर के अंदर, 2-4% सवाल ऐसे आएंगे जो किसी के सुने हुए नहीं होते, वो महज 2-3% होते हैं। 95% प्रश्न पढ़े हुए आते हैं। अगर किसी बच्चे ने सिलेबस को अच्छे से पढ़ा है तो 95% पेपर उसके कवरेज में होता है, 4-5% तो किसी के नहीं होता। फिर 95% में आपकी एक्यूरेसी कैसी बैठती है वो आपका सिलेक्शन करवाती है। ये ऐसे सवाल है, यहाँ अपन गलती करेंगे ना तो फिर माफी योग्य नहीं है। कहने का मतलब ये है 10वीं 12वीं बोर्ड में तो चल जाता है, लेकिन यहाँ पे एक नंबर की क्या मार होती है जिसकी कल्पना आप कर ही नहीं सकते। अभी इन दिनों रिजल्ट आएगा तब पता चलेगा कि आधा नंबर एक को राजपत्रित अधिकारी बनाता है और एक को फेल करता है, जो आगे 6 साल की तैयारी के लिए मजबूर करता है। आधा नंबर, महज आधा नंबर। आधे नंबर से रहे हुए लोग, मैं बताऊं, पहली फर्स्ट सेकंड ग्रेड हुई थी ना तो भगवान जी आधे 1 नंबर से कुछ रहे थे, उसके 5 साल बाद जाके वापस सेकंड ग्रेड बने। मुश्किल से 1 नंबर। और गलती क्या की थी मुझे आज भी याद है, भारत ने संघात्मक शासन व्यवस्था किस देश से ली है, जबकि पॉलिटिकल साइंस में नेट थी। दिनमान खराब होते तब ये होता है, जल्दबाजी ऐसी करी कि वो संघात्मक शासन व्यवस्था वाला देश ही गलत किया, जहां से भी ली गलत कर लिया वो, यहां आके फिर खूब किया, कैसी गलती करी देखो। ऐसे सामान्य प्रश्न पे वो कंफ्यूज हो गए। भाई मैं गलत करता तो चल जाता वो, क्योंकि मेरा पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट नहीं है और सामान्य हो जाती है। लेकिन अगर पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट ये सवाल गलत करके आएगा, जिसने एमए नेट किया हो, तो फिर वो माफी योग्य नहीं होता। अब देखो 2.66 नंबर ले गया।
और 1 नंबर से कम मार्जिन में रहे थे, मुझे अच्छे से याद है। फर्स्ट सेकंड ग्रेड की मैं बात कर रहा हूं। इसलिए ऐसे जब भी सवाल आते हैं तो आप अपना मॉडल कॉपी के अंदर बना के सवाल करो, कभी भी जल्दबाजी हमारे को दिखानी नहीं है, ठीक है। तो ये अक्षांश रेखाओं के आधार पर टाइम कैसे ज्ञात करते हैं, ये हमारा प्रश्न हो गया। ये मैंने कठिनतम सवाल दिया है आपको। अब मान के चलिए आरपीएससी ऐसा सवाल पूछ ही नहीं सकती, वो सिर्फ 2 स्थानों का पूछेगी नॉर्मल, कि आप 60 डिग्री पे खड़े हो, आपका दोस्त उस उतने डिग्री पे खड़ा है, आपकी घड़ी में इतने बजे, दोस्त की घड़ी में कितने बजे होंगे, तो दोस्त को फोन करके पूछ लेंगे कि भाई तेरी घड़ी में कितने बजे हैं, आरपीएससी वाला पूछ रहा है ठीक है, तो हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। तो इतना बड़ा इश्यू नहीं है जितना अपन समझ के बैठे हैं। ये बहुत टफेस्ट प्रश्न मैंने दिए ताकि क्या है कि अगर ऐसे प्रश्न से गुजर गए ना तो वो फिर प्रश्न आपको बिल्कुल बच्चा सा लगेगा, ये कहीं को, ठीक है। अब ये उदाहरण आपने कर लिए होंगे, अब नया एग्जाम्पल मैं घर जाओगे उस समय मैं वापस एक प्रैक्टिस दे दूंगा। हाँ वो मैं करवाता हूँ, वो थोड़ा सा एक करेक्शन करवाना अपने को। अपन ने एक गलती कर दी है आज, जब एनसीईआरटी की किताब पढ़ी तो उसमें एक मिस्टेक्स, बड़ी ब्लंडर मिस्टेक है, हालांकि मेरे खुद के दिमाग में ही वो मिस्टेक ही बैठी हुई थी इतने दिन से, और वही बात मैंने लिखवाई आपको। अब आप क्या करोगे, एक पॉइंट निकालो, अक्षांश रेखाएं निकालो। निकाला, उसमें अक्षांश की विशेषताएं देखो, शुरू किया, विशेषता देखी। हाँ, इन विशेषताओं के अंदर एक विशेषता लिखी है कि अक्षांश रेखाओं समांतर रेखाएं होती है, यह भी लिखा। इसके पास में एक बात लिखी है कि जैसे जैसे 0 डिग्री से दूर जाते हैं वैसे वैसे अक्षांश रेखाओं के मध्य हल्की सी दूरी कम होती जाती है। ये गलत है, हल्की सी दूरी बढ़ती जाती है। अब इसको आपको करना क्या है, मैं आपको वापस एक बार समझा देता हूं। देखिए हुआ क्या कि दिमाग में ये था आज तक कि जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं वैसे वैसे दूरी घटती जाती है, लेकिन जब एनसीईआरटी को पढ़ा तो मेरे को लगा कि एनसीईआरटी ने गलत लिखा है। फिर उसका मैंने वापस जब अध्ययन किया तो पता चला कि हम ही गलत हैं। तो उसमें संशोधन हमें ये करना है कि जैसे जैसे, देखो मैं वापस अपने उस मॉडल पे जाता हूं जहां पे मैंने वो बताया था आपको। हल्का सा करेक्शन, ये यहां पे, यहां नहीं था, एक सेकेंड, यही था शायद, यही था। चलो इसी से सेट कर लेते हैं। देखिए अब करना क्या है कि जैसे जैसे हम उत्तर की ओर जाते हैं या नीचे आते हैं तो दूरी जो है अक्षांश रेखाओं के बीच की, यह जस्ट ऑपोजिट, जो हमने लिखे आंकड़े उल्टे लिख लिए। आपको आंकड़ा देखना नहीं, आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो दूरी होती है 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की, वो सबसे कम होती है। कम मतलब जैसे 110, सॉरी सबसे ज्यादा, भी दिमाग में वही है, सबसे अधिक दूरी यहाँ पे होती है, सबसे कम यहाँ पे होती है। तो आप जैसे जैसे इससे दूर जाओगे, दूरी है जो इन दोनों के बीच का अंतराल बढ़ता जाएगा, अंतराल बढ़ेगा, जबकि हमने लिखा है अंतराल घटेगा, ठीक है, अंतराल बढ़ेगा। अब मैं इसका एक छोटा सा एग्जांपल लेके बताता हूं। जैसे 0 डिग्री और 1 डिग्री के बीच में जो अंतर है वो मान लेते हैं जैसे 110.6 कुछ ऐसा कुछ है। फिर जैसे जैसे ऊपर जाओगे तो लास्ट में जाते जाते ये अंतर आपके 11 किलोमीटर के आसपास हो जाता है। हमने इसका पहले उल्टा लिखा है, तो आप इसको लाइटर आता है ना कुछ वाइटनर, वो डाल के, लाइटर तो सिगरेट अड़वा हुआ है मैं पीता भी नहीं हूं, पता नहीं दिमाग में क्यों आ गया। हाँ, तो आप क्या करोगे, उसको वाइटनर करके और फिर उसको करेक्ट कर देना कि जैसे जैसे हम 0 डिग्री से दूर जाते हैं हल्की सी दूरी जो है वो लगातार क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है। यही लिखा था पहले, क्या लिखा है, कम होती जाती है। अब थोड़ी थोड़ी क्या करनी है, बढ़ानी है, बस सामान्य रूप से बढ़ती जाएगी। पहले कम होती लिखी है, कम की जगह बढ़ा देना, और जो आंकड़ा लिखा था 110 और 111.6 वाला वो उल्टा कर देना। अभी करोगे, घर जाके करोगे, घर जाके कर लेना, ठीक है। रीजन बताओ,
रीजन ये आकार कहाँ गया, ये आकार, यही रीजन है इसका और कोई रीजन नहीं है। कि नेड़ी जाओ जाओ जो आगे के बढ़ती जा रही दूरी, रीजन तो वैसे है ना सैद्धांतिक रूप से घटनी चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे ऊपर जाते नजदीक होनी चाहिए। हम यही सोच के बैठे हैं बस भाई एनसीईआरटी कह रही है तो सही कह रही होगी, बाकी मापी मैं ही कौन, मापी थे ही कौन। एनसीईआरटी को अपन दरकिनार नहीं कर सकते। एनसीईआरटी का फोटो क्या कह रहा देखिए, एनसीईआरटी की थोड़ी भाषा खराब है, बाकी एनसीईआरटी किताब अच्छी है। भाषा क्या है ना, वो थोड़ी अंग्रेजी से हिंदी करी है इन्होंने, तो ट्रांसलेशन की रेड मार दी पूरी पूरी। हाँ देखिए इन्होंने क्या लिखा है, 110.6 विषुवत रेखा पे होती है और 111.7 ध्रुवों पे होती है। 111.7 लगभग 0.6, 111.7 बताइए ध्रुवों पे, यहां पे बताइए 111.7 और यहां पे बताइए 110.6। ये एनसीईआरटी का आंकड़ा है, ठीक है, ये एनसीईआरटी का आंकड़ा है। आप इस हिसाब से लिख लेना कि ध्रुवों पे दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी सर्वाधिक होती है। परिधि तो उसमें कोई चेंज नहीं है, हमने जो दूरी लिखी है ना सिर्फ वही चेंज है थोड़ा सा, परिधि में कोई गड़बड़ी नहीं है, किसी में कोई संशोधन नहीं है। सिर्फ इतनी बात है कि दो अक्षांश रेखाएं समानांतर होती है, ये बात भी सही है, कोई गलत नहीं है। लेकिन पृथ्वी के इस आकार के कारण जैसे जैसे हम 0 डिग्री से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो दो अक्षांश रेखाओं की मध्य की दूरी हमेशा समान नहीं रहती, हल्का सा उसमें क्या आता है, परिवर्तन आता है। वो परिवर्तन कैसा होता है, वो परिवर्तन हमने लिखा था कि घटता जाता है, जबकि होता असल में क्या है, बढ़ता जाता है। यहां 110 था ना तो यह 111 हो गया, 10 मतलब 110.6, ऊपर जाते जाते ये कितना हो गया 111.7। मतलब यूं समझिए कि यहां 100 मीटर कम अंतराल होता है, यहां 100 मीटर ज्यादा होता है। एकमात्र चेंजेस करना, बाकी वृत्त में, परिधि में, लंबाई में, संख्याओं में किसी भी प्रकार का कोई चेंजेस मत करना। समझ में आ रही बात, ठीक है। हाँ करक और मकर रेखा पे, अच्छा करक रेखा पर दूरी का मध्य अंतर कितना होगा यूं, अब सारी रेखाओं के मध्य याद करने की कहां जरूरत है आपको। अच्छा वो ओके ओके मैंने लिखवा रखा पहले, वो उसको काट दो, सेट नहीं हो रहा तो भी काट दो ना, मतलब कुछ नहीं है, फालतू क्यों याद करना है। आपको दो ही आंकड़े याद करने, एक ये याद कर लेना और एक वो, कंफ्यूज हो जाओगे फिर मेरी तरह और फिर गलती करोगे। अभी तो क्या है कि सुधार कर लिया और ठीक हो गया, बाय द वे ये सुधार नहीं करते और परीक्षा में मजबूत हो जाता तो अपना हैंग हो रही। मेरा तो बिगड़ना कुछ नहीं था, हारा हैंग और 2 नंबर जाता, 2.66 पूरा। ऊपर कितना लिखोगे और यहां कितना लिखोगे, इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे जैसे 0 डिग्री से ऊपर जाओगे या नीचे आओगे तो दो अक्षांश रेखाओं के बीच सामान्य अंतर आता है और यह अंतर थोड़ा थोड़ा बढ़ता जाता है। क्लियर, समझ में आ रही बात। तो अब वापस अपने मेन पेज पे आओ, मेन पेज पे आओ। और कल हमने बात कहां छोड़ी थी, जीएमटी रेखा पूरी कर ली थी ना, और जीएमटी रेखा ही पढ़ रहे थे हम, और समय जोन पढ़े थे, लिखे नहीं थे, लिख लिए थे। संपूर्ण पृथ्वी पर 24 समय जोन है और एक यूनिवर्सल टाइम जोन है, इस हिसाब से कुल 25 जोन हो जाते हैं। ये बात लिखी नहीं है ना, अब लिखे, लिखो। संपूर्ण पृथ्वी पर 24 जोन है, ये तो लिख लिया था। इसके आगे लिखना वायु परिवहन, वायु परिवहन, वायु परिवहन के संचालन हेतु, वायु परिवहन के संचालन हेतु
संपूर्ण विश्व ने एक यूनिवर्सल टाइम जोन, यूटीसी, सी का मतलब क्लॉक भी कर सकते हैं आप, जेड भी कर सकते हो, ठीक है। यूनिवर्सल टाइम जोन या यूटीसी कह दो, यूटीसी तय किया है। इस प्रकार 24 टाइम जोन ग्लोब पर और एक टाइम जोन वायुमंडल में है। इस प्रकार 24 टाइम जोन ग्लोब पर तथा एक टाइम जोन वायुमंडल में है, जहां पे हमारे वायुयान उड़ा करते हैं, ठीक है। इस प्रकार कुल 25 समय जोन हो जाते हैं। इस प्रकार कुल 25 समय जोन हो जाते हैं। समय जोन हो जाते हैं। अब नीचे एक नोट करके डाल सकते हो कि सबसे अधिक समय जोन रूस में है 11। फ्रांस का कुछ अलग किस्सा है, वो अपन अलग करके लिख रहे हैं। सबसे अधिक टाइम जोन रूस में है 11। और साथ साथ में एक पॉइंट और भी लिख लो, फ्रांस में दूसरा पॉइंट करके डाल दो, फ्रांस में 12 टाइम जोन है, परंतु 12 टाइम जोन है, परंतु ये किसी 12 टाइम जोन है, परंतु यह फ्रांस की मुख्य भूमि पर नहीं होकर महासागरों में स्थित फ्रांस के अधीनस्थ क्षेत्रों महासागरों के अधीन में अवस्थित फ्रांस के अधीनस्थ क्षेत्रों में अवस्थित है। ठीक है, अधीनस्थ क्षेत्रों में अवस्थित है। मतलब क्या है, जैसे मैं आपको एक पॉइंट बताता हूं, हिंद महासागर में जाते हैं तो कई सारे द्वीप फ्रांस के अधीन है, जैसे रीयूनियन द्वीप। अब कहां फ्रांस, कहां हिंद महासागर, ऐसे ऐसे फ्रांस के अधीन आज भी दुनिया के 50 से 60 द्वीप है। इनके टाइम जोन भी अगर साथ में शामिल करें ना तो फ्रांस में हो जाते हैं 12। मुख्य भूमि की बात करेंगे तो फ्रांस में एक ही है। अब मैं बताऊं आपको, 1947 से पहले भारत का टाइम जोन भी इंग्लैंड में काउंट होता था। क्यों? क्योंकि भारत इंग्लैंड का अधीन देश था। तो ऐसे इंग्लैंड के भी उस समय करीबन 20 टाइम जोन थे। जैसे जैसे सभी देश स्वतंत्र होते गए वैसे वैसे इंग्लैंड के टाइम जोन कम होते गए, अब एक ही है। और अधीनस्थ क्षेत्रों के शायद 4-5 और है। लेकिन रूस की अगर बात करेंगे ना तो उसकी मुख्य भूमि पर 11 टाइम जोन है, मुख्य भूमि पर। और जिस तरह से रूस हरकतें कर रहा है, इस हिसाब से आगे आने वाले समय में टाइम जोन और बढ़ेंगे क्योंकि बढ़ेंगे ही। अभी यूक्रेन का टाइम जोन तो क्या सेम ही है, तो फर्क नहीं पड़ेगा। और थोड़ा आगे बढ़ा ना लिथुआनिया की साइड में, तो 2 टाइम जोन और जुड़ जाएंगे। एक बार क्या हुआ, जब कश्मीर में 370 हटाने जा रहे थे, उससे 1 महीने पहले माहौल गर्म होना शुरू हो गया था। तो कश्मीर के एक आईएएस अधिकारी शाह फैजल, जिसकी पहली रैंक थी आईएएस में, उसने एक ट्वीट किया। तो भारत सरकार के 3 दिन बाद समझ में आया। उसने हल्का सा ट्वीट किया कि अगर भारत सरकार 370 हटाती है तो कश्मीर की जो घड़ियां हैं ये आधा घंटे पीछे हो जाएगी।
ये भारत सरकार समझ में आयो कौन, जो थारे आयो कौन? क्योंकि पाकिस्तान का टाइम हमारे से आधा घंटे पीछे है, और अगर ये करेंगे तो ये पाकिस्तान में चला जाएगा और इनकी घड़ियां आधा घंटे पीछे हो जाएगी। ए हम अमित शाह कही ठान भाई भाई, अमित शाह को ये बात थोड़ी पता है कि घड़ियां आगे पीछे होती है, कितने डिग्री बाद कितना मिनट हुए कहीं ठाक कौन। उसके बाद में कार्रवाई हुई वगैरह, जेलन वेलन गया माथा फोड़ी, फिर होता रहा कि अब वो बीजेपी ज्वाइन कर रहा है, करने वाला बहुत जल्दी कर लेगा। हाँ हाँ, वो अब ऐसे सीधे करेंगे तो मार देंगे ना वहां पे, पार्टी बना के हड़े हड़े वे बस वहीं बढ़िया करें। ऐसे सीधे नहीं, चुनौती नहीं दे सकते। तो इस बात से मुझे याद आया कि अपने को एक पॉइंट और लिखना है। भट देने पहना तैयार किए, यहाँ नहीं कि हम की पॉइंट लिखना है। कितनी गलत आदत है, लिखना है हाँ बोलोगे। अब देखो लास्ट और इस अंतरराष्ट्रीय समय रेखा का अंतिम बिंदु पहले समझ लो। तो दुनिया भर ने क्या कर रखा है कि अपनी अपनी टाइम लाइन तय कर रखी। क्योंकि देखो होता क्या है ना कि सभी पूरे विश्व की घड़ी जो है वो तो तय होती है यहां से, लेकिन हर देश में एक देशांतर तो है नहीं भाई। अपन कह रहे हैं ना कि भारत 82.5, अमेरिका 75, रूस और ऑस्ट्रेलिया 140, क्यों? वहां पे एक ही देशांतर है? नहीं, सभी देशों ने तय कर रखा है कि वो अपने देश में एक मानक देशांतर रेखा तय करेंगे। उस देशांतर का जो टाइम होगा वही टाइम हमारे पूरे देश की घड़ियां उसी समय से तय होगी। समझ में आई बात? जो भी मानक देशांतर एक मानेंगे हम, और वही देशांतर पर जो घड़ियां होगी उसी के अनुसार हमारे देश की नागरिकों की घड़ियां सेट की जाएगी और हमारा समय सेट होगा। तो भारत से होके 30 देशांतर गुजरते हैं। कितने? 30 देशांतर, 68 से लेके 97 तक। अब 30 में से एक देशांतर रेखा भारत ने तय करी, तो क्या आधी आधी कर दो, आधी कर दो, ताकि क्या है कि मणिपुर मिजोरम में भी समय और राजस्थान में समय ज्यादा फर्क ना पड़े। तो आधी आधी मतलब 30 का आधा 15, ठीक है। अब 30 का आधा 15, तो आप 68 और 15 काउंट कर लो, कितने हो गए? 82.5 83 हुआ लगभग। 82.5 डिग्री भारत के बीचों बीच से होके जाती है देशांतर रेखाओं के हिसाब से। इसलिए भारत ने कहा कि हमारा जो टाइम है स्टैंडर्ड टाइम वो तय करते हैं 82.5 डिग्री। इन्होंने एक रूल्स बना रखा है कि दो निकटतम देशों के बीच में जब ऐसे टाइम जोन तय किया जाएगा, स्टैंडर्ड टाइम लाइन, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन IST बोलते हैं हम, पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम लाइन PST बोलते हैं वो। तो दो निकटतम देशों के बीच में टाइम लाइन का जब फर्क आएगा तो मिनिमम उन्होंने कहा कि 7 देशांतरों का फर्क रखेंगे हम। कितने देशांतर का? 7.5, सॉरी, ताकि आधे घंटे का फर्क आए, ठीक है। तो किसी दोनों देशों के बीच में आधे घंटे का फर्क रहेगा, निकटतम देशों के बीच। भारत का 82.5, इसमें 7.5 घटा दो, 75 डिग्री है पाकिस्तान का टाइम लाइन, स्टैंडर्ड टाइम लाइन। आप अगर, मैं मैप दिखा के आपको बताता हूं ये बात, इस मैप में आपको ठीक से समझ में आएगी, ठीक है। अब ये भारत की और इससे आप इधर जाओगे तो ये आपकी 75 डिग्री आएगी। ये है ना यहाँ पे, ये 75 डिग्री, ये जाएगी पाकिस्तान की, बिल्कुल यहाँ से। फिर इसमें से 7.5 और घटा दो तो ये इन देशों की आ जाएगी, फिर और 7.5 घटा दो इन देशों की आ जाएगी, और फिर और 7.5 घटा दो आपके, तो वापस आपके कुछ इन देशों की आ जाएगी। फिर ऐसे करते करते 0 आ जाएगा लास्ट में। है कहां से बाहर से गुजर रही है? तो अरे पाकिस्तान या महीन बड़ी उड़ान मोटियाओं की करे, तो समझ में कोई बात। ये भारत का ये इलाका है, अब पाकिस्तान यहां तक आया हुआ है ना, ले पाकिस्तान मई को बड़ी उड़ा देख। अरे भाई देख
कि ये है भारत का लास्ट छोर, ये भारत का लास्ट छोर है, पाकिस्तान का ये छोर है, अब मैं इनको है ना, इसीलिए तो साहब फैजल ने लिखा था आधा घंटा घड़े मोहरे पास हो जाएंगे अगर भारत ने ऐसा हरकत की तो। मोहरे समझ में आयो कौन ट्वीट घना दिन तो छोरा रहा मारा तो आ गयो तो मंत्री और को आयो, मंत्री जाने पड़े माथा पड़े को रखी है ये रे होनो कहीं कौन गया। तो दो निकटतम टाइम जोन के बीच, टाइम लाइन के बीच में मिनिमम कितने देशांतर का फर्क रहेगा? सही खत्म होगी ना, सही खत्म होगी, 1/2 कर दो। हाँ, दो इंटरनेशनल सॉरी जो स्टैंडर्ड टाइम लाइन होगी उसके बीच में मिनिमम गैप कितना आएगा? 7.5 डिग्री का आएगा। अब देखिए भारत, अब श्रीलंका ये रहा, हमें है तो केत गैप काटे, गैप है कौन, क्यों? क्योंकि 82.5 डिग्री आ रही है श्रीलंका के होके आ रही है, भूटान नेपाल से होके आ रही है। तो फिर भूटान का टाइम, नेपाल का टाइम और भारत का टाइम एक ही माना जाता है। इसी देशांतर रेखा को उन्होंने भी अपनी आईएसटी बना लिया। तो एक ही देशांतर रेखा को दूसरे देश भी आईएसटी बना सकते हैं, अभी कोई चेंज किया तो पता नहीं। इसके अलावा एक चीज और है, जिस रेखा को बनाते हैं जरूरी नहीं वही रेखा आपके देश से गुजरे, या आपके ऊपर है कि आप बनाते हो कि नहीं बनाते हो। कुछ ऐसे देश हैं, इस ऑस्ट्रेलिया, इस वनियातू वगैरह, ये तुवालू वनियातू, इन्होंने ऑस्ट्रेलिया का टाइम जोन अपना रखा है, जबकि इनके अंदर वो देशांतर रेखा नहीं है, लेकिन वो अपनी घड़ियां उस हिसाब से सेट कर दी उन्होंने। तो ये जरूरी नहीं है कि कोई देश अगर किसी टाइम को अपनाता है तो वो उस टाइम उसके अकॉर्डिंग हो कि नहीं हो, जरूरी नहीं है। कोई भी देश, भारत ये कह सकता है कि आज से हमारा और अमेरिका का टाइम सेम, लेकिन फिर क्या होती है, दिक्कत हो जाती है। दिक्कत ये होती है कि फिर प्लेन है, प्लेन का तो कोई दिक्कत नहीं है, वो यूसीटी पे चलता है पूरा, उसका तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दिक्कत कहाँ आती है? दिक्कत जहाज़ों को आती है, व्यापारियों को आती है, धंधा करने को आती है, प्लेन उतरने के बाद सवारियों को दिक्कत आती है। इसलिए सामान्यतः ऐसा करते नहीं। छोटे द्वीप देश है ना, जो बिल्कुल दूसरे देश पर निर्भर है, वो ऐसा कर लेते हैं। तो प्रत्येक देश ने अपना एक स्टैंडर्ड टाइम लाइन तय कर रखी। भारत की स्टैंडर्ड टाइम लाइन कौन सी है? 82.5 डिग्री। अब भारत से आगे जो भी होगी वो 7.5 प्लस कर दो आप, तो कितना होगा? 90 होगा, 90। तो भारत से आगे जो भी है वो 90 डिग्री पे है। अब यहां से होगी, मतलब आप समझिए चीन की, और ये 90 डिग्री पे आएगी। म्यांमार, ये बर्मा की 90 डिग्री पे आएगी। फिर आगे जो भी होगी वो 97.5 पे आएगी। मतलब इस टाइप से चलेगा, समझ रहे हो ना बात को आप? तो ये एक सामान्य रूल्स इन्होंने ऐसे बना रखा है, ठीक है। तो ये बात आपको ऐसे याद रखनी है कि दुनिया के सभी देशों ने अपने देश में कई सारी देशांतर रेखाएं गुजरती है, उनमें से एक देशांतर रेखा को अपनी स्टैंडर्ड टाइम लाइन बना रखा है, और पूरे देश की घड़ी उसके अनुसार होती है। अब हमारे भारत में क्या हुआ था कि इलाहाबाद के अंदर ब्रिटिश कंपनी तैनात थी। इलाहाबाद भारत की सबसे सुरक्षित राजधानी माना जाता था अंग्रेजों के दृष्टिकोण में। जब भी कोई क्रांति वगैरह होती थी सब इलाहाबाद चले जाते थे। इलाहाबाद अंग्रेजों का गढ़ था। तो उन्होंने अपनी घड़ियां हमेशा किसके हिसाब से सेट करी? इलाहाबाद के हिसाब से। जिस समय ये टाइम जोन तय किया था उस समय इलाहाबाद भारत के बीचों बीच नहीं था। आज भारत के बीचों बीच है, उस समय नहीं था। और उस समय भारत में 2 टाइम जोन बनाए इन्होंने। एक टाइम जोन दार्जिलिंग टाइम जोन कहलाता था। दार्जिलिंग टाइम जोन जो बंगाल से था, यहां से होता था चाय के लिए, इसे टी टाइम जोन भी बोलते थे। टी टाइम जोन भी बोलते थे। एक बनाया था इलाहाबाद का, जो इनका मेन केंद्र था। तो भारत में 2 समय हुआ करते थे पहले। 1947 में हमने ये दोनों समय खत्म करके एक समय तय किया। अभी वापस बात चल रही है 2 समय जोन लाने की, क्योंकि इससे लाइट का बचत होती है। हाँ, लाइट की बचत कैसे होती है? लाइट की बचत ऐसे होती है, जैसे मान लो असम की बात करें ना, तो असम
और गुजरात के बीच में 2 घंटे का फर्क आता है। 30 देशांतर है, 30 गुणा 4 करो, 2 घंटे का फर्क आता है। अब आप समझिए कि जब जैसे ही ये असम में सूर्योदय हुआ, उस समय गुजरात में भयंकर अंधेरा था। मतलब यहां सुबह 7 बजे 6 बजे ना, उस समय गुजरात आड़ा होता घोर कौन सा था, गुजरात मतलब राजस्थान आड़े भेड़ा। जैसे हमारी पृथ्वी सूर्य के नीचे आई तब तक वहां भयंकर धूप हो गई थी। हमारे 7 बजे उस समय, वहां उनके 9 बजे। समझ में आ रही बात आपको? अब क्या हुआ, जैसे जैसे पृथ्वी और आगे बढ़ती गई, अब हमारे शाम को 5 बजे का जब टाइम होता है, उस समय उनके 7-8 बजे जैसा समय हो जाता है। अभी 5 बजे ऑफिस में घर जाओ ना बेटा, 8 बजे घर जाओ है। 3 घंटे ऑफिस की लाइट ज्यादा जलती है। क्यों? 5-6 बजे के बाद लाइट चालू करनी पड़ती है। तो वो कह रहे अगर हमें आप 5 बजे जैसे अंधेरा होता हमें घर जाने दो। अब अंधेरा उनके पहले ही हो जाता है, उनके अंधेरा 3 बजे हो जाता है। ओके मन 3 बजे घर जाने दो। भारत वाला कहना ऑफिस टाइम है 5 बजे। अब ये ऑफिस टाइम गुजरात राजस्थान के लिए सही है, 5 बजे तो दिन आथोड़ आड़ा छुट्टी वे घर जाओ है। उसी समय आप समझिए कि असम की क्या हालत होती है। असम उस समय भयंकर अंधेरा होता है और रात घर जाए बाबड़ा। अच्छा, दोपहर 12 बजे वो ऑफिस जाओ है। क्यों? जाते 12 बजे, जाते 10 बजे ही है, लेकिन सिचुएशन होती है 12 बजे जैसी। टावड़े में जावे रात अंदर हम ओके भाई मानो यो क्यों मारो थे। आप हमारे लिए व्यवस्था कर दो कि हम भी सुबह मॉर्निंग में जाए आराम से, और दिन सूर्य अस्त होते। अच्छा, ऊपर से क्या है कि पूरा जंगली क्षेत्र है, तो जानवरों का खतरा बहुत रहता है। ट्रांसपोर्टेशन बढ़िया है नहीं वहां पे, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र में अच्छी सड़कें आज तक नहीं बनी वहां पे। तो वो बेचारे पाड़े कई जगह पहाड़ों में ऐसे होके जाते हैं, तो उनकी हालत बहुत खराब होती है। तो वो कहते हैं कि अगर हम टाइम पे जाएंगे ना, तो अगर शाम को निकल जाते 3 घंटे। अच्छा, वहां लाइट नहीं है, क्योंकि आप बड़े संयंत्र बना नहीं सकते, पूरा भूकंप प्रोन जोन है वो, तो वहां लाइट नहीं है, क्योंकि वहां पे आप पावर जनरेशन कर नहीं सकते, बड़े पावर प्लांट लगाए नहीं जा सकते, हिमालय का क्षेत्र है पूरा। तो वो क्या हमारे बिल्कुल लाइट पहले से कम जनरेट होती है, ऊपर से 3 घंटा थे हमारे हर ऑफिस की बाड़ो, हजारों ऑफिस है, उन सभी की आप काउंट करो 3 घंटे की लाइट। एक तो लाइट मजो, बीजो दूसरो मजो है कि मन 12 बजे तड़के रह जाओ और रात रहो है, बहुत भी खराब है। तो आप हम भुगत क्यों रहे? इनके सांसदों की मांग होती है पार्लियामेंट के अंदर कि आप 2 टाइम जोन क्यों नहीं बना रहे हो। अब वहां टाइम जोन बना दोगे ना, हम टाइम पे आएंगे, टाइम पे चले जाएंगे। संसद आड़ा के मोहन हमद में कोई बात है ना। अब संसद में ये तर्क दिया जा रहा है कि ऐसा करने से भारत में रेल दुर्घटना हो जाएगी। और कुछ भी क्या, रेल दुर्घटना ऐसे होगी कि भाई असम से जैसे वहां से दार्जिलिंग एक्सप्रेस रवाना होगी, वो आप रेसा में रवानी हुए, टाइम जो ना 2 घंटे और फर्क आ जाए सीधो, ये हम अपनी रवानी हुए दार्जिलिंग दिया और देख रही बढ़े जाती हुआ इलाहाबाद में निकलती गए थे मजो कर रहे हैं। तो भारत सरकार ये कह रही है कि हमारे क्या रेलवे की दिक्कत हो जाएगी। अभी हम पहले वो रेलवे का ऐसा सिस्टम विकसित करेंगे कि अपने आप टाइम चेंज हो जाए, उस हिसाब से कुछ कोऑर्डिनेशन बैठाएंगे, फिर हम आपका टाइम चेंज करेंगे। उनका तर्क ये भी है कि अंग्रेजों के काल में भी हमारे 2 टाइम जोन थे, हम कोई अलग देश की मांग नहीं करे, हमारा टाइम नहीं मांग करे ताकि हमारा ऑफिस जाने में सुविधा हो। दूसरा क्या होता है, 8 बजे हमारे कॉम पड़े, मैं फोन करो दिल्ली, बेटा दिल्ली आड़ा दारा में कॉम करे, उमर सुबह शाम 4 बजे उड़ी वे उड़न, 4 साढ़े 4 बजे चाय का टाइम होता है, हमारे घरे जाने कॉम में उमर फोन आवे, या थोड़ी मार चेंज करो। कई सालों मांग चल रही, अब विचार किया जा रहा है आगे भविष्य में संभव है कि कुछ सालों में भारत में 2 टाइम जोन होंगे। कि वो समझ में आई बात को? आई मन में तो आई, ऑफिस वालों समझ में को है, ठीक है ना, 2 घंटे का फर्क पड़ता है। अब वहां 2 घंटे पहले सूर्योदय होता है और 2 घंटे पहले सूर्य अस्त हो जाता है। भाई आपका अगर कोई भाई है, भाई बंधु अगर आर्मी में है
और अगर उसकी त्रिपुरा मिजोरम पोस्टिंग है, वो आकल उठते अगर थोड़ा फोन बुकियो तो ऊँग हंगोरी खराब कर है क्योंकि मैं तो कब उठाऊं, उठती फोन कर उठे तो 4 बजे उठी हुआ सुबह सुबह। ओके मैडम क्यों हाकला खड़ा क्या दुख दे, दुख ही दे, हमारे तो दन उगुर हो गए, उनकी सूर्योदय हो जाता है। फिर आप सोते वक्त आप फोन करोगे तो उसकी नींद खराब करोगे। क्या धारे से 10 बजे थे फोन करो उठे उठो 12 बजे उड़ी हुए हो। हालांकि घड़ियों में टाइम सेम है, लेकिन जो सिचुएशन होती है ना वो उस अनुसार होती है। समझ में आई बात कि नहीं आई भाई? जैसे अभी 8 बजे हैं तो असम में वहां पे 10-11 जैसी स्थिति है। अब क्या बात क्या कर रहे हो? मैं बोल रहा हूं आपको सही नहीं है? इस बात को लिखे लिखे। ये सवाल बनता है जब आप कभी इंटरव्यू देने जाते हैं या कोई मेंस एग्जाम लिखते हैं, तब आता है क्या भारत में 2 समय जोन की जरूरत है? हाँ है, पछे लारे फिर क्या लिखेंगे? है तो है कि लोग मांग कर रहा है यदि मांग कर रही थोड़ी मांग करेंगे, हो जाए अपने वहां मुत्तु गुण है। तो मेरा कहने का अल्टीमेट मतलब ये है कि हर देश ने अपनी एक स्टैंडर्ड टाइम लाइन तय कर रखी। कई देशों ने 2 भी कर रखी है। ऐसा नहीं है कि एक ही तय होती है, वो देश के ऊपर है, वो कितनी भी टाइम जोन तय कर सकता है। भारत ने एक ही कर रखी है और 1947 से पहले हमारे पास 2 टाइम थे, अभी एक ही है और वो हमारे इलाहाबाद से होकर गुजरता है। ठीक है? रूस में टाइम जोन 11 टाइम जोन हो गए ना? 11 है नहीं, सभी 11 की अलग नहीं है, उन्होंने अभी अपने स्टैंडर्ड टाइम लाइन 2-3 सेट कर रखे हैं। 2 या 3 है, ज्यादा नहीं है। टाइम 11 नहीं, टाइम जोन 11 जरूर है। ऐसे जोन तो हमारे भी हो जाएंगे काफी, 2 जोन हमारे भी हो जाएंगे भाई। 15 पे 1 जोन होता है। भारत में कितने देशांतर जा रही है? 30। भारत भी कितने टाइम जोन हो गए, लेकिन स्टैंडर्ड टाइम हमने आज हमारी घड़ी में जो 8:04 हुए हैं ना, ये टाइम बाड़मेर जैसलमेर का नहीं है, ये इलाहाबाद का टाइम है। वहां पे इतने टाइम हुआ, वो हमारी घड़ी पूरे भारत में वही रहेगी। अब जरूरी नहीं है कि हम कहते हैं ना कि 6 बजे सूर्योदय 7 बजे सूर्यास्तन सूर्योदय ऐसा बोलते हैं ना, ये सब गलत है। क्यों? हर जगह सूर्योदय सूर्यास्त का टाइम अलग होता है। घड़ी भले ही सेम हो आपकी, लेकिन ये टाइम हर जगह का अलग है। हमारे जब सूर्योदय होता है उससे 2 घंटे पहले असम में सूर्योदय हो चुका होता है, और हमारा जब सूर्यास्त होता है उससे पहले वहां सूर्यास्त हो चुका होता है। लेकिन हम किताबों में ऐसे पढ़ाया जाता है कि भारत में सूर्योदय कब होता है जबकि अलग अलग टाइम है, सबका अलग अलग टाइम है। अब वो अलग बात है कि हमने एक ही घड़ी में टाइम सेट कर रखा है तो माना एक ही जाता है बस। ठीक है? लेकिन सूर्योदय और सूर्यास्त का टाइम समान नहीं है। हमारा मजो हो गए और मजो क्या उतरो हड़े हम जा रहे हो। एक भाई काले मैसेज करे हमारे यहाँ बुआ गबीड़ ला गए, तुम्हारा गबीड़ लागू उड़े जे। इतना प्यार से समझा रहा हूँ, धीरे धीरे समझा रहा हूँ। मेरे हिसाब से इतना धीरे गति से कोई नहीं पढ़ाता हूँ। अक्षांश देशांतर बाद 5 दिन कौन ले भाई? 1 दिन में पूरी होने वाला टॉपिक है ये। मैं इसलिए समय ले रहा हूं कि आपकी बात समझ में आ जाए तो ठीक है, और फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आ रही है ना, तो मैं सही कह रहा हूं, आप अपना दूसरा धंधा देख लेना। इस शिक्षक से नहीं समझे ना तो किसी शिक्षक से नहीं समझोगे। मैं आपको आज ही कह रहा हूं, ये आपको बात 1 साल बाद पता चलेगी। दुनिया की किसी भी राजस्थान किसी भी स्टूडेंट को पूछोगे ना तो आपको बात पता चलेगी। मेरी सी अगर बात समझ में नहीं आई है ना तो फिर आपको कोई नहीं समझा सकता। एक एक चीज धीरे धीरे 4-4 उदाहरण लिख के समझा रहा हूं आपको।
फिर भी समझ में नहीं आ रहा, थोड़ा घर जाके मेहनत करो। मेहनत तो करनी पड़ेगी। मरने स्वर्ग जाने के लिए मरना खुद को पड़ेगा। तू की मर तू स्वर्ग हो जाई यो वह कौन। भगत सिंह पैदा होना चाहिए पर दूसरे घर में होना चाहिए, हमारे घर में नहीं होना चाहिए। भगत सिंह अच्छा था, बढ़िया था, दूसरे घर में पैदा होना चाहिए, क्योंकि वो शहीद होना पड़ेगा ना। शहीद कौन है? अपना घर में शहीद नहीं होना चाहिए। नौकरी तो मन चाहिए पर मेहनत मारे वह कौन। तो हूं इस पेपर दे रहा हूं थारे। अब लिखो, एक हेडिंग दे देना इसमें, इसके अंदर ही हेडिंग दे देना, मानक समय रेखाएं। दूसरा पॉइंट करके डाल सकते हो। पहला पॉइंट तो दे दिया ना, 0 डिग्री देशांत अक्षांश देशांतर। उसी तरह से दूसरा पॉइंट दे दो, मानक समय रेखाएं। मानक समय रेखाएं एक टाइम दे दो आप, हेडिंग दे दो, ठीक है। मानक समय रेखाएं। अब देखो एक तो है नहीं, मानक समय रेखाएं पूरी दुनिया में कई सारी है। बस ध्यान क्या रखना है कि दो समय रेखाओं के बीच में 7.5 डिग्री का अंतर होना चाहिए, मतलब आधे घंटे का अंतर रखा है इन्होंने, ठीक है। तो इस हिसाब से आप मानो कि पूरी दुनिया में कितने हो जाएंगी मानक समय रेखाएं? 7.5 का अंतर करते हैं तो 48 हो जाएगी। 48 होगी, क्योंकि 15 के हिसाब से 24 टाइम जोन हुए, तो 7.5 के हिसाब से कितनी हो जाएगी? 24 को मल्टीपल 2 से कर दो, 48 ही होगी। 48 गुणा 7.5 करोगे ना तो 360 आएगा, ठीक है। इस हिसाब से टोटल 48 टाइम जोन पूरी दुनिया में बनती है। टाइम जोन क्या, सॉरी, अंतरराष्ट्रीय समय रेखाएं। तो अब आप इसमें लिखो, प्रत्येक देश ने अपनी मानक समय रेखा निर्धारित कर रखी है। मानक समय रेखा निर्धारित कर रखी है। मानक समय रेखा निर्धारित कर रखी है। उस मानक समय रेखा पर जो समय होता है, उस मानक समय रेखा पर जो समय होता है, वही समय उस पूरे देश की घड़ियों या उस पूरे देश का मानक समय माना जाता है। मानक समय माना जाता है। वही समय पूरे देश का मानक समय माना जाता है। दो निकटतम मानक समय रेखाओं के मध्य मानक समय रेखाओं के मध्य न्यूनतम 7.5 डिग्री देशांतर का अंतर माना जाता है। सॉरी, अक्षांश का अंतर माना जाता है। अक्षांश कहां से आएगा? देशांतर ही आएगा। 7.5 डिग्री देशांतर का अंतर माना जाता है। अंतर माना जाता है। अंतर माना जाता है। इस आधार पर संपूर्ण ग्लोब पर कुल 48 समय रेखाएं निर्धारित की जा सकती है। कुल समय रेखाएं निर्धारित की जा सकती है, ठीक है, निर्धारित की जा सकती है। फिर पैरा छोड़ के दूसरे पॉइंट पे लिखना कि स्वतंत्रता से पहले
स्वतंत्रता से पहले भारत में दो समय रेखाएं थी। पहली, 1 नंबर और 2 नंबर करके डाल दो। पहली इलाहाबाद से होकर गुजरती थी और दूसरी बंगाल से होकर गुजरती थी। दूसरी बंगाल से होकर गुजरती थी। चूंकि बंगाल क्षेत्र से चाय का व्यापार होता था, इसलिए इसको टी टाइम जोन, टी टाइम लाइन अथवा दार्जिलिंग समय रेखा कहा जाता था। दार्जिलिंग समय रेखा कहा जाता था। दार्जिलिंग समय रेखा कहा जाता था। ठीक है। अब देखिए हुआ क्या, सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या हुई, जो पहली रेखा थी ना वो इलाहाबाद से होकर गुजरती थी, लगभग 80 डिग्री के आसपास थी। फिर जब भारत आजाद हुआ तब हमने 82.5 डिग्री तय की। 82.5 डिग्री इलाहाबाद से नहीं गुजरती, वो गुजरती है मिर्जापुर जिले से। उसका इलाहाबाद से कोई संबंध नहीं है। मिर्जापुर की डिस्टेंस इलाहाबाद से 80 किलोमीटर दूर है, 80 किलोमीटर। मिर्जापुर इलाहाबाद से लगभग 80-85 किलोमीटर दूर है, लेकिन आज भी हम यही लिखते हैं इलाहाबाद के मिर्जापुर के नैनी से निकलती है, जबकि इलाहाबाद रेखा हम सिर्फ इसलिए कहते हैं कि 1947 से पहले इलाहाबाद से जाती थी। अब इलाहाबाद का उससे कोई संबंध नहीं है। यहां से 2-3 किलोमीटर का गैप नहीं है, ऑलमोस्ट 80 to 90 किलोमीटर का गैप है। अब यह मान के चलिए यहां से लगभग जैसलमेर की आसपास की दूरी। तो आपस में कोई अक्षांश देशांतर मैच ही नहीं कर रहा है। लेकिन फिर हमने इलाहाबाद के अंदर क्यों कहा, क्योंकि 1947 से पहले इन्होंने अपना टाइम जोन कहां सेट कर रखा था। अब आदत पड़ गई, इलाहाबाद के होके गुजरती है, इलाहाबाद से होके गुजरती है, जबकि रेखा इलाहाबाद से होकर नहीं गुजरती। और आपने देखा होगा ऑप्शन में कभी इलाहाबाद आता भी है ना तो मिर्जापुर साथ में देते हैं, इलाहाबाद का मतलब ही कुछ नहीं है वहां पे। ठीक है, तो इसको लिखे ना, लिखिए 1947 के बाद 1947 के बाद भारत में एक समय रेखा तय की गई। एक समय रेखा तय की गई। ठीक है, एक समय रेखा तय की गई। यह 82.5 डिग्री देशांतर, पूर्वी देशांतर है। यह 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, जो कि 5 राज्यों से होकर गुजरती है, जो कि 5 राज्यों से होकर गुजरती है। राज्यों के नाम लिख लो, मैप नहीं लेके आया मैं। उत्तर प्रदेश 5 राज्यों से होकर गुजरती है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। एक बार देख लेना थोड़ा, तेलंगाना कहीं घुसा तो नहीं अंदर? तेलंगाना कहीं आधे किलोमीटर में ही बढ़े नहीं कहता, अपना उत्तर पूर्व गलत करा दे। देखता हूं, रुको।
आगे लिखना आप, अभी तो लिखो। 5 राज्यों से गुजरती है। इसका मुख्य केंद्र मिर्जापुर, ठीक है। कोष्टक में लिख लो नैनी गांव है, आसपास है कहीं, ठीक है। मिर्जापुर को तय किया गया है। 5 ही है। अब आगे ये लोग क्या करने वाले हैं, आगे ये दूसरा वाला भी करने वाले हैं। अब दूसरा करेंगे, प्रस्तावित है 89 डिग्री 0.5 मतलब 90 डिग्री करने वाले हैं, जो कि अंडमान निकोबार का भी साथ में होगा। अभी के अंडमान निकोबार वालों के भी साथ सेम दिक्कत आई हुई है, आएगी। देखो ये यहाँ है, इसका और इसका समय वापस मैच नहीं कर रहा है। अंडमान निकोबार वाला क्या, हमारे लाइटों बचाओ, हमारी लाइट आएगी ना, हीटर लगी, गीजर मोटर लागोड़ी है हुई वाली, क्या हुआ ना, जनरेटर लागोड़ा है वो तो, इन्वर्टर कौन, जनरेटर मोटी। इन्वर्टर में तो लाइट कलेक्ट होगी फिर आएगी ना, जनरेटर होता है पेट्रोल डाल डाल के चलाते हैं। ये हालत है भारत की। अंडमान निकोबार अभी शायद कुछ सौर ऊर्जा और ऊर्जा का कुछ काम किया है, बाकी जनरेटर से लाइट बनती है, क्योंकि वो द्वीप इतने मजबूत नहीं है कि वहां बड़े बड़े प्लांट लगा सके। ओके, टाइम चेंज करो, हमारे टाइम चेंज करोगे। अब 90 डिग्री पर बात चल रही है, उसको IST सेकंड कहेंगे अगर बना तो। अभी IST फर्स्ट है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन फर्स्ट, और जो बनेगा तो वो होगा IST सेकंड। और ये कैसे लिखते हैं, ये हमेशा ऐसे लिखते हैं कि GMT प्लस 5.5 ऐसे लिखेंगे। क्यों, GMT से जो समय हुआ उससे ये 5.5 घंटे आगे रहेगा। GMT प्लस 5.5 इज इक्वल टू IST। GMT प्लस GMT माइनस, पूरी दुनिया का टाइम GMT के आधार पर तय होता है। दुनिया की कोई भी घड़ी देखेंगे ना तो सबसे पहले यही आएगा GMT से कितनी आगे हैं पीछे हैं, कैसे लीड कर रहे हैं। ये देखो, जब सन तय हुए ना तब मीटिंग हुई थी कि दुनिया के सन कैसे तय करें, तो उन्होंने BC और AD तय किया, बिफोर क्राइस्ट और एनो डोमिनी, ईसा के जन्म से पहले और ईसा के जन्म के बाद। क्योंकि यूरोप पूरा ईसाई कंट्री है, कॉन्टिनेंट है, और इंग्लैंड में पूरे ईसाई है। विरोध हुआ 1900 के आसपास, भाई हम ईसा के जन्म से पहले और बाद में क्यों माने, बिफोर क्राइस्ट ही क्यों। भाई जैसे कोई हिंदू है वो कहेगा हम क्यों माने कि ईसा से पहले ईसा के बाद में, मुसलमानों ने कहा हम क्यों माने, बौद्धों ने कहा हम क्यों माने, बहुत बावड़ा बोले कौन। यहूदियों ने कहा हम क्यों कहा माने, तो कहा ठीक है नाम चेंज करो, तब नाम चेंज हुए। अब नाम चेंज हो गए हैं, हाँ चेंज हुआ रहा। अब कॉमन एरा एंड बिफोर कॉमन एरा, नाम आगे जे मीनिंग बदल गई। BCA बिफोर कॉमन एरा एंड CE कॉमन एरा। एरा मतलब युग, और अब पहले वाला BCE बिफोर कॉमन एरा। तो कहे माना ऐसा ही में प्रॉब्लम है तो लिखो कॉमन एरा मान लो, नाम तो मैच रह गए। तो अब आप देखोगे ना कंप्यूटर पे नई किताबें जो आ रही है ना, BCE एंड CE लिखता है। NCERT ने पूरी ने चेंज कर दी है, BCE एंड CE। तो ऐसे क्या है कि धार्मिक मतभेद होते रहते हैं। तो पूरी दुनिया में इन्होंने अपने अपने स्तर पे सेट किया है। अब अमेरिका टाइम कितना, तो कि GMT माइनस 8 घंटे। देखो अमेरिका आ गया ठीक, मजा ले रहा है। भारत का कितना, तो GMT प्लस 5.5। यहाँ नहीं कह कि भारत में 10:30 बजी है, अपन कहते हैं कि GMT से हम 5.5 घंटे आगे, हम भी यही बोलते हैं ना। दिमाग में सेट कर दी बात इन्होंने। ताजमहल की बात आई ना कि ताजमहल का वास्तुकार कौन था, तो इतना बेहतरीन कौन बना सकता है। उस्ताद अहमद लाहौरी का नाम दबा दिया और स्मिथ ने क्या लिखा,
ये तो क्या इटली के दो आए थे, वेरेनियो एंड जेरेनियो, उसने बनाया है, लिख लिया उसने अपनी किताब में। इटली से, वेनिस शहर से दो बड़े आर्किटेक्चर बुलाए गए थे, वेरेनियो एंड जेरेनियो, उन्होंने ताजमहल के वास्तुकार किया था, बाकी यहाँ भारतीयों ने तो कहीं को है। जबकि उस्ताद अहमद लाहौरी ने पूरा का पूरा उसका आर्किटेक्ट किया था। पर्सी ब्राउन आए हुए विंसेंट स्मिथ, दिमाग खराब है हो, उस ना माने, तब जाके अंग्रेजों की बात का खंडन किया। बाकी भारतीयों ने एड़ा थोड़े बनाना होवेगे। मतलब आप सोचिए कि 1631 में ताजमहल का निर्माण शुरू हुआ था, 1631 में इटली में वो आदमी लेना आया और उन्हें किए थे, शाबाश। फिर कुछ दूसरे लोगों ने फिर उसको खंडन किया, पर्सी ब्राउन ने बाद में खंडन किया। तो अंग्रेज लोग क्या, डोमिनेट करने की प्रवृत्ति है इनकी, दूसरों को नीचे, अपन सर्वश्रेष्ठ, सुपीरियर नस्ल, ऐसा मानना। तो इन्होंने पूरी दुनिया का टाइम ऐसे सेट कर रखा है। ये देखो अब -9 क्यों लिखे, -12, 9, 8, 7, लास्ट में आए 0 है, इधर से जाओगे जो प्लस होंगे, फिर आएगा GMT प्लस, 10 घंटे के बाद ऑस्ट्रेलिया आएगा। इस प्रकार से उन्होंने कर रखा है। तो अब भारत में लिख लो, लास्ट बात और लिख लिया ना, 5 राज्य लिख लिए। मिर्जापुर नैनी से गुजरता है, इलाहाबाद से कोई संबंध नहीं है, इसका ध्यान रखना। इलाहाबाद जो है वो आपकी करीबन 80-85 किलोमीटर दूर है मिर्जापुर से, ठीक है। इलाहाबाद के अंदर 82 डिग्री गुजरती भी नहीं है, आप देख लेना बदलेगा जाके, जो देख सकते हैं जी मातोपुर भांग जूम करे जावे को जावे वो जावे को नहीं, ठीक है। ये अपना पूरा हो गया। और लास्ट है कौन सा, और एक पॉइंट और लिखना, भारत IST मिर्जापुर से गुजरती है, जो कि GMT से 5.5 घंटे आगे है, GMT प्लस 5.5 घंटे कर दो, जो कि GMT से 5.5 घंटे आगे है। अब लिखो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा दूसरी, 180 डिग्री देशांतर। अब आप इसको ऐसे समझना कि इसके ठीक विपरीत, किसके ठीक विपरीत, 0 डिग्री के ठीक विपरीत, 180 डिग्री के 0 डिग्री के ठीक विपरीत रेखा जो है उसको हम कहते हैं 180 डिग्री, ठीक है। 180 डिग्री ये रेखा यहाँ पे जो है ये 180 डिग्री है, और ये है हमारा 0 डिग्री, ठीक है। तो 0 डिग्री की ठीक विपरीत जो थी वो थी 180 डिग्री, और 180 डिग्री को मान लिया गया अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। पूरी दुनिया का समय कैसे तय होता है ये हमने बात कर ली, तिथि कैसे तय होती इसकी हम बात करेंगे। अब देखो पूरी दुनिया को 2 गोलार्धों में बांट दिया गया है, पश्चिमी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध, ठीक है। अब आप है ना इसको गौर से देखना, इस ग्लोब को आप मान के चलना कि ये आपके सामने जो ब्लैक पट्टी दिख रही है ये 0 डिग्री है, ऐसा मान के चलना, और मेरे सामने वाली जो रेखा है वो कौन सी है, 180 डिग्री, ठीक है। अब इस 0 डिग्री के इस साइड में ये कौन सा गोलार्ध है, पूर्वी गोलार्ध है, ठीक है। 1 मिनट में पूरी गोलार्ध कर देता हूं ये, और ये कौन सा गोलार्ध है, पश्चिमी गोलार्ध। समझ में आ रही बात। अब इधर खड़ा हूं मैं, मेरे लिए ये कौन सा गोलार्ध है, पश्चिमी गोलार्ध, और ये कौन सा गोलार्ध है, पूर्वी गोलार्ध। तो मजो हमें वो है। अब आपको क्या ध्यान रखना है, मनोज मार है 8 सब्जेक्ट ध्यान रखनी है ते तो के भूगोल बटाई गरीब जाओ पते आराम होता रहो, मैं पसे बातो भोंगो घड़ी हुई समाज शास्त्र में घड़ी हुई ना डेकारते रहन डेकारते घड़ी हो गया। पहले तो ये देखते हैं ये किस सब्जेक्ट का है सवाल आते पहले, सबसे पहले घोड़ा दौड़ाना पड़ता है कि समाज शास्त्र का है, लोक प्रशासन का है या पॉलिटिकल साइंस का है।
फिलोसफी का भी हो सकता है, इकोनॉमिक्स का सीधा पता चल जाता है। और ऐसे देख के पहले हमारे दिमाग को कहा जाता है कि बेटा अब सवाल आया है इतिहास का, तो अपना दिमाग उस हिसाब से तैयार करना। तो अब देखिए, डेट लाइन एक ही समय, सॉरी तिथि लिखा, एक ही समय पूरी दुनिया में 2 तिथियां होती है। आज जैसे अभी यहां 8 तारीख है तो कहीं पे 7 है। पूरी दुनिया में एक ही समय कितनी तारीखें होती है? 2 तारीखें होती है। ठीक है, अब आप इसको देखो, ये लिखा हुआ है मंडे, इधर है संडे। ऐसे ही ऐसे अगर मैं आपको एक और चित्र बताऊं, यहां पे आओ, ठीक है, ये मंडे और ये है आपका संडे। एक ही दिन पूरी पृथ्वी पर 2 तारीखें होती है। अब हमें ये पता करना होता है कि किस गोलार्ध में तिथि कौन सी होगी। तो एक चीज याद रखना, भारत हमेशा एक दिन आगे रहेगा इस मामले में और जनसंख्या के मामले में। भारत कभी पीछे होने वाला नहीं है। ठीक है, ठीक ही है कि दिन हमेशा भारत का एक आगे रहेगा। भारत किस गोलार्ध में? पूर्वी गोलार्ध। इसका मतलब पूर्वी गोलार्ध में पश्चिमी गोलार्ध की तुलना में एक दिन हमेशा कैसा रहेगा? आगे रहेगा। अब ये लिखा है मंडे, इसका मतलब ये कौन सा गोलार्ध है? पूर्वी। पूर्वी। ये है संडे, ये कौन सा है? पश्चिमी गोलार्ध। भाई सीधी सी बात है, भारत एक दिन आगे रहेगा। भारत एक दिन आगे रहेगा, ये बात रट लेनी है आपको। कभी भी अमेरिका हमारे को इस मामले में छू नहीं सकता। उसकी 8 तारीख आएगी, अपने 9 तारीख अपने आप हो जाएगी। भेदभाव भगवान ने किया है और इस हिसाब से भारत है पूर्वी गोलार्ध में। भारत पूर्वी गोलार्ध में ही है। तो इस स्थिति में देखो, हमने 82.5 डिग्री भी पूर्वी लिखा है क्योंकि हम पूरी गोलार्ध में। इस हिसाब से भारत पूरी गोलार्ध में एक दिन आगे, तो पूर्वी गोलार्ध के अंदर हमेशा एक तिथि आगे रहेगी। जैसे मान लो कि यहां आज 8 तारीख है, महिला दिवस है, तो यही महिला दिवस अमेरिका में कब सेलिब्रेट होगा? 7 मार्च को नहीं होगा, 8 को ही होगा। अब कल करेंगे ये कल करेंगे, अब आज कर चुके हूं। इसलिए कहते हैं ना, अमेरिका के लोग 2 बार न्यू ईयर सेलिब्रेशन करते हैं। एक दिन तो बेटा ए थाए करे, बीजे दिन टप्पू दिया रहा है। भाई आधा किलोमीटर तो है, एक दिन यार जाके करते हैं, दूसरे दिन यहाँ आके करते हैं। 2 बार सेलिब्रेशन होता है उनका। पर सर 2 बार वो थके कौन? थके भले, वो अपने को मैटर नहीं है। सेलिब्रेशन 2 बार हो गया, एक दिन हमेशा वो हमारे पीछे रहेंगी। तो अगली तारीख हमेशा पूरी गोलार्ध में आएगी और पिछली तारीख कहां रहेगी? अमेरिका में, पश्चिमी गोलार्ध में। यहां तक बात क्लियर है? तो अब आपको कुछ भी नहीं करना, अगर ये समझ में आ गया तो समझ में आ गया। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। 180 डिग्री के पूर्व में, अब ये 0 डिग्री के पश्चिम पूर्व तो आपको कोई दिक्कत है नहीं कि 0 डिग्री के पूर्व में जाओगे तो एक दिन आगे और पश्चिम में जाओगे तो एक दिन पीछे है। क्लियर? 180 डिग्री ठीक उल्टा काम हो गया, क्योंकि 180 डिग्री का पूर्वी भाग 0 डिग्री का पश्चिमी भाग है, 180 डिग्री का पश्चिमी भाग 0 डिग्री का पूर्वी भाग है। मजो ये तो है। कल करेंगे? आज ही करें? कल? एक अभ्यास प्रश्न लिखो कल वाला, एक अभ्यास प्रश्न और लिखो। पता घरे जाए अड़े फ्री बेहन लिख से मैसेज के मार मारे समझ में कहीं को आयो, तारे समझ में नहीं आए तो ध्यान ये बोर्ड में राखनो, तो हुआ क्यों राखे साइडों में? हाँ लिखो साइड, मतलब हुआ लिखो परे पीछे साइड। हाँ लिखो, सिलाना गांव लिखो है सवाल, वही लिखो है। सही सवाल है। चलो मैं पूछता हूँ, सिलाना नहीं हमारे से कोई बढ़िया देश सुनाओ, भले कोई एक आधो घना सोना देश का अच्छा देश का नाम सुनाओ के कोई, ताकि हमारा प्रश्न स्तर देखे कहना लागे कि हम हमारे साथ ढंगरा सवाल कराया है। धौलपुर वालों ने मजो नहीं आवेगा। अच्छा लिखो, नया लिखो। स्पेन में
स्पेन में फुटबॉल विश्व कप फाइनल, स्पेन में फुटबॉल विश्व कप फाइनल का आयोजन, फुटबॉल विश्व कप फाइनल का आयोजन 8 मार्च को प्रातः 10 बजे होता है, हो रहा है। 8 मार्च प्रातः 10 बजे हो रहा है। तो इसका प्रसारण भारत, रूस, अमेरिका, जापान में, भारत, रूस, अमेरिका, जापान और इंग्लैंड में कब होगा, उनके सभी के देशांतर दिए हुए। ठीक है, और स्पेन का मैं लगभग आपको देशांतर बता देता हूं। स्पेन का देशांतर है मजोगुड़ है, आगे 0 डिग्री है। लिखिए स्पेन का देशांतर क्वेश्चन में लिख लो। स्पेन का देशांतर 7.5 डिग्री पश्चिमी देशांतर है। अच्छा अनके मजोगी। ठीक है, आराम से करना, घर जाके सोचना समझना। पश्चिमी देशांतर। ठीक है, अमेरिका वाला सेम देशांतर है। और ये रुको। हाँ, सिलाना गांव राजखेड़ा धौलपुर 78 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। वहां पे सूर्योदय 6:15 बजे होता है। तो थैयात गांव जैसलमेर जो कि 69 डिग्री पूर्वी देशांतर पर है, वहां पे सूर्योदय होगा, वहां पे भी 6:15 बजे ही होगा। भारत के अंदर घड़ियां समान है। हाँ, अगर सूर्योदय की बात है तो फिर अब टाइम दिया तो पूछना पड़ेगा। अब बताओ अंतर कितना है 78 डिग्री और 69 डिग्री में? सेम देशांतर है, तो 9 डिग्री का अंतर हो गया। 9 गुणा 4 36 मिनट का अंतर होगा। तो 36 मिनट का अंतर है। 6:15 की बात है। 78 डिग्री का टाइम दिया हुआ है, 69 डिग्री पे आना है। माइनस कर दो, कितना माइनस करोगे? 36 मिनट माइनस कर दो तो पीछे एक ही ऑप्शन बचता है 5:39 और बाकी है अगला है। ठीक है, निकाल दो। अब प्रश्न बच्चा हो गया यहाँ लिया मैं। 21 और 15 36 मिनट। ठीक है, 5:39 हो जाएंगे।